बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज दो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। पहली जो हमारी मेहमान हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अभी यंग हैं मगर बहुत ही अच्छा अब तक उन्होंने काम किया है। न सिर्फ वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, बल्कि एक्ट्रेस भी हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके और अब तक का इनका जो तजुर्बा है एक्टिंग में और स्पोर्ट्स में वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा असलम साहिबा। वेलकम टू द शो इस्मा। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज प्लीज। और नाज़रीन, जो दूसरे हमारे मेहमान हैं उनकी अपनी एक पहचान है, बहुत उम्दा गाते हैं। उनकी कव्वाल पार्टी जो है वो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में परफॉर्म करती है। बहुत अच्छी धुन बनाते हैं, बहुत सुरीले हैं। और इनके वालिद साहब जो हैं वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो कव्वाल पार्टी थी उसका 25 साल से ज़्यादा हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काले खान भाग साहब। वेलकम टू द शो खान साहब। कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इसी रखिए प्लीज। ये खान साहब, आप जिंदगी में इतना ही धीरे धीरे सफर करते हैं? जी, बड़ा बड़ा सफर किया। बड़ा थक गए। मेरा सवाल है जी कि बड़ा ठहराव है थोड़ी चाल और मिजाज दे विच। मेहरबानी जी, थैंक यू जी। क्यों नहीं जी, बुजुर्गों की सोहबत है। अच्छी बात है जी। ठहराव की कमी अस्मा आजकल है। यंग जनरेशन तो दौड़ी चली जा रही है। हम लोग नहीं ठहरते, है ना? रोकना पड़ता है फिर भी नहीं रुकते। हाँ, वो गई गेंद बाउंड्री से बाहर। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला थैंक यू सो मच इस्मा, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खान साहब, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, हमें मधु करने का, आपसे बात करने का मौका मिलेगा। नहीं, थैंक यू सो मच। ये मधु करने का जो लफ्ज आपने बोला है तो बड़ी जबरदस्त उर्दू आप। ये आपकी सोहबत। वरना मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। सोहबत का असर है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा है, हमारी यंग जनरेशन जो है जितना अपनी जुबान से, अपने कल्चर से जुड़ी हो, बड़ी खूबसूरत जुबान है ना। और बहुत सारे अल्फाज बिलावजी हमने तर्क कर दिए। अब ये मधु करना कितना उम्दा लफ्ज है ना। तो ये जो उर्दू से आपकी मोहब्बत है या जुबान से आपकी मोहब्बत है, आपके प्रोफेशन में कितना काम आई है? प्रोफेशनली मुझे लगता है जिस तरह मैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूँ तो उसमें मुझे लगता है उर्दू का तो इतना नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज उसकी ऑडियंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, या फिर सिर्फ वो वाली ऑडियंस नहीं है जो उर्दू को समझते हैं। मुख्तलिफ रीजन्स में देखी जाती है, मुख्तलिफ मुल्कों में देखी जाती है। तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कमांड होनी चाहिए। लेकिन उर्दू का एक अलग खूबसूरती है ना, एक अलग हुस्न है। मुझे लगता है उर्दू में लड़ाई नहीं हो सकती। मेरी लड़ाई इंग्लिश में होती है। तो मुझे उर्दू में मैं लड़ नहीं सकती। मुझे लगता है बहुत तहजीब वाली, बहुत अदब वाली जुबान है। वाह। तो मुझे बहुत मोहब्बत है। मैंने बचपन में बहुत नॉवेल्स पढ़े हैं, क्योंकि ये फोन तो अब आ गए ना, बड़ी जनरेशन के पास हैं। मैंने बहुत नॉवेल्स पढ़े हैं। आपकी जो मैंने काश मैं तेरे हाथ का हंसी कंगन होता, मैं जरूर चाहूंगी आप आज मेरे लिए वो अल्फाज कहें, वो शेर कहें, वो पढ़ा था।
तो जाहिर है शेरो शायरी नॉवेल्स बहुत पढ़े हैं, तो दिल के करीब है उर्दू। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो, बल्कि मुझे यूँ भी लगा कि अच्छा भी हम लोगों ने जो काम किया तो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, आप लोग हैं जैसे, तो उन तक वो कहीं ना कहीं पहुंचा है और कहीं हमने अपना थोड़ा बहुत किरदार जो है वो नहीं, अदा नहीं, किया। बिल्कुल, उसमें बहुत तो ज़्यादा मुझे किरदार है बड़ी मुझे। खुशी हुई आपकी बात सुनकर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको अगले मरले पे सुनाता हूँ, ठीक है। जरा खान साहब से कुछ सुन लें पहले, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन मेरा वादा है मैं आपको सुनाऊंगा। खान साहब, उर्दू शायरी जी जी बिस्मिल्लाह जनाब। बिस्मिल्लाह। क्या क्या पेश करूं उनको? गजल सुनाऊं? खान साहब, आप तो ऐसे शर्माने, ताज़ा ताज़ा निकाह हुआ आप। सीजन चल रहा है निकाह का, तो शायद हुआ भी हो। नहीं, आजकल मैं शादियों पे बहुत जा रहा हूँ, बहुत हो रहा है। तो इसमें आपको कितना अरसा हो गया इस स्पोर्ट्स के शोबे में? 2019 में शुरू किया था मैंने। ठीक है, तो तकरीबन 5 बरस हो गए। 5-6 साल। सबसे दिलचस्प वाकया क्या हुआ इस अरसे में? मैं सकलैन मुश्ताक, हमारे जो एक्स क्रिकेटर स्पिनर हैं, हैं। उनके साथ मैं एक ट्रांसमिशन करी थी, न्यू न्यूज़ के लिए थी वो ट्रांसमिशन। तो उनके जो किस्से होते थे वो इतने मज़े के होते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और वसीम भाई थे उस वक्त, तो वो हम लोग बनानास बहुत खा रहे थे। तो उन्होंने उससे कहा एनर्जी आती है ना फौरन हाँ, लोगों तो उन्होंने यही कहा कि वसीम भाई कह रहे हैं कि तुसी की केले खाई जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि एनर्जी आती है, तो कहते फिर बांदरा से एनर्जी क्यों नहीं होती? अभी तक केले खाते हैं। बहुत खाते हैं। हालांकि सकलैन साहब को वसीम साहब से कहना चाहिए था कि सर बांद्रा वर्गी एनर्जी होंदी ही किसे नहीं। ये बात ये तो आज हमने भी सोचा कि हो सकता है केलों की वजह से ही होती है। और हमें नामों से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि एक यंग बच्ची जब आती है और बड़े बड़े नाम उसके इर्द गिर्द हैं, तो अगर कोई ऐसा तजुर्बा हो जो कि नाखुशगवार हो तो वो क्या फील करती है? तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आपका रहा जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो? नाम छोड़ दीजिए, मगर वो तजुर्बा अगर रहा तो उससे क्या फील किया आपने? ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, और जिस शोबे में मैं हूँ उसमें तो मर्द ही होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि एक मैं अकेली लड़की हूँ या फिर एक कंटेंट की कोई लड़की होती है, 2 लड़कियां हैं और 10-12 मर्द हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मेरी दिल आज़ारी हुई। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से आपको लगता है कि सपोर्टिव होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पता है और आपने वो लाइव शो में बोल दी है, तो आपको लाइव शो में ही कहा जाएगा कि अच्छा ये पीछे से बताया गया आपको। वो अग्री नहीं करते कि आपको ये चीज़ पता है या आपने इस पे रिसर्च की है या आप करना चाहिए या आप फॉलो कर रहे हैं। तो फिर बताना पड़ता है कि नहीं, मैं फॉलो करती हूँ क्रिकेट को, मुझे चीज़ों का पता है। दाद देनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो दाद देने की बजाय आपको थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश की जाती है कि अच्छा ये कैसे ज्यादा बोल सकती है। डिस्करेज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसे तकलीफ हुई? बहुत मैं रोई हूँ बहुत दफा सेट्स पे। वाकई? बिल्कुल होता है ये। कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये इतने बड़े नाम जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, जिन्होंने दुनिया देखी है, वो ऐसी बात कर सकते हैं। तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बहुत सी चीजें। अच्छा, नाम छोड़ दीजिए, ये बताइए कि बैट्समैन थे या बॉलर थे? बैट्समैन थे। जी जी। अच्छा, ओपनिंग करते मुझे अगली दफा भी उनके साथ काम करना है। नहीं लेकिन मुझे लगता है आप सीखते हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। आपको आप में और ताकत आती है, आप और सीखना चाहते हैं, आप और रिसर्च करके आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अगली दफा ऐसी बात करें कि अगले को फिर लगे कि अच्छा ये करके आइए, रिसर्च इसको पता है चीजों का। ये आपने बड़ी अहम बात की, और मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को ना इसमें आपसे सीखना भी यही चाहिए कि किसी भी बुरे बिहेवियर से आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको और स्ट्रेंथ लेनी है और आपको ये साबित करना है कि अच्छा मैं इसको 100% प्रूव करूंगी या प्रूव करूंगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से, ये जो मर्जी कहता रहे मैं इसको प्रूव करूंगा। बिल्कुल। और दूसरे ये है कि देखिए, अगर उन्होंने अच्छा बिहेव किया होता तो आज आप सकलैन साहब की तरह उनका भी नाम ले रही होती हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? कोई गजल मुझे लगता है अगर हो जाए। जी मैं गजल पेश करता हूँ। कोई खास फरमाइश है? नहीं, आप सोचते हैं। तो मैंने एक गजल बनाई है, खुद मैंने ट्यून बनाई है, शाह साहब की गजल लिखी हुई है, तो मैं पेश करता हूँ। मुझे लगा खान साहब कहेंगे आपने कहा सोचते हैं, तो मैं सोचता हूँ। नहीं जी आप माशाल्लाह लिखते बहुत अच्छा है। शुक्रिया। आपकी गजलें पढ़ता रहता हूँ। बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत अफजाई। हम
हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। अच्छा खान साहब, हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं। हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं। हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। अब कोई होठ नहीं इनको चुराने आते। अब कोई होठ नहीं इनको चुराने आते। मेरी आंखों में अगर अश्क हुआ करते, मेरी आंखों में अगर अश्क हुआ करते हैं। तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं। हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। तेरी तू जाने पर ए जाने तमन्ना हम तो। तेरी तू जाने पर ए जाने तमन्ना हम तो। सांस के साथ तुझे याद किया करते हैं। सांस के साथ तुझे याद किया करते हैं। तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं। हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या करते हैं। कभी यादों में तुझे बाहों में भर लेते हैं। कभी यादों में तुझे बाहों में भर लेते हैं। कभी ख्वाबों में तुझे चूम लिया करते हैं। कभी ख्वाबों में तुझे चूम लिया करते हैं। तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं। हमसे क्या पूछते हो, हिज्र में क्या
करते वाह, गर तुझे छोड़ने की सोच भी आए दिल में, गर तुझे छोड़ने की सोच भी आए दिल में, हम तो खुद को भी वहीं छोड़ दिया, हम तो खुद को, हम तो खुद को भी वहीं छोड़ दिया करते हैं, तेरे लौटाने की दिन रात दुआ करते हैं, हमसे क्या पूछते हो हे जीवन करते हैं, हमसे क्या पूछते हो हे जीवन क्या करते हैं। वाह भाई, क्या कह रहे यार खान साहब, वाह वाह, थैंक यू। क्या कह रहे। हिंदी भी तुम्हें सादा हाँ, गजल का जो आपने इंतखाब किया वो भी कमाल, मुझे भी पता नहीं कहाँ से कहाँ आप ले गए। और इसमें बड़ा अजीब सा एक शेर और था, मुख्तलिफ नौइयत का था। तू ही पहलू में नहीं वरना दिसंबर में वहीं, तू ही पहलू में नहीं वरना दिसंबर में वहीं, धूप में बैठ के अखबार पढ़ा करते। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह नहीं, दुगनी गाल ले। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम काले खान भाग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं यंग एंड टैलेंटेड इस्मा असलम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इस्मा असलम साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम काले खान भाग साहब। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जी इस्मा साहब। काफी चीजें हैं यहाँ पे। चौक। अरे वाह, वाह भाई वाह। देखते हुए इस्मा को चौक से क्या याद आया? तो क्रिकेट तो याद नहीं आया होंगे। नहीं, मुझे स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज हैं। मैं अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको शौक होता है ना हर जगह आगे आगे रहने का। तो क्लास में कभी चौक खत्म हो गए हैं तो दूसरी क्लास में जाना है, तो अब मैं थोड़ी ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत पॉपुलर थी स्कूल में। तो बस चौक लेने जाना है, तो चौक के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर मार के आना है आपने। कभी कभी तो कॉलेज वाला भी, हमारा स्कूल में कॉलेज भी एक जो ब्लॉक था वो कॉलेज का भी था, तो उधर भी चक्कर मार के आना है, कैंटीन में चक्कर मार के आना है। तो क्लासरूम के अलावा इस्मा हर जगह पाई जाती है। बिल्कुल, कैंटीन में हमारे टीचर्स जो स्टाफ रूम होता है वहाँ पे, जो लॉन था वहाँ पे, और कॉलेज का जो ब्लॉक था वहाँ पे, सब जगह पाई जाती थी। टीचर चौक दा वेट कर रही, आप समोसे खाने तो आप खुद किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रही कॉलेज में? कॉलेज में नहीं, लेकिन स्कूल में खेलती थी ऐसे ही, जब थोड़ा ब्रेक टाइम होता था तो खेल लिया थोड़ा। तो इतने प्रोफेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर होना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो शुरू से आप क्रिकेट फॉलो करती थी, चूंकि सारे रिकॉर्ड्स सबके बारे में जानना, कौन कैसी गेंद करता है, किसको कहाँ बाउंसर पड़ा है, सब पता होना चाहिए ना आपको। मेरी अम्मी की वजह से मुझे शौक हुआ था। अच्छा। अम्मी देखती थी हमें स्कूल भेज रही है, तो अगर वेस्ट इंडीज में गई भी है हमारी टीम खेलने के लिए, तो वो ज़ाहिर टाइम डिफरेंस की वजह से यहाँ पे सुबह मैचेस चल रहे होते थे, तो अम्मी देख रही होती थी हमें स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, देख भी रही हैं किसने क्या रन्स बनाया है, किसने क्या आउट किया है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा शौक हुआ था। अच्छा, ये दिलचस्प बात है, यानी कि अमूमन ख़वातीन को इतना शौक मैंने कम देखा है जितना आप अपनी वालिदा को बता रही हैं। उसकी क्या वजह थी?
अम्मी कहती हैं कि नाना अबू रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, हाँ तो उसकी वजह से अम्मी को शौक हुआ। फिर शादी के बाद जब उन टीवी की सहूलत मुयस्सर आई तो उन्होंने देखना शुरू किया, और बहुत बहुत वो कहते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती थी। ऐसे नहीं कि बस देख लिया जीत गए, ये नहीं, हर प्लेयर का उनको पता होता था, उनके रिकॉर्ड्स का पता होता था। तो फिर मुझे शौक हुआ, मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये गेम। कौन सा फेवरेट प्लेयर था आपकी वालदा का? अम्मा मुझे बताती होती हैं पुराने जमाने में सलीम मलिक, रमीज राजा, अम्मी कहती है मुझे ये लोग बहुत पसंद थे। और फिर जब सलीम मलिक के साथ, उन्हीं के साथ आपने काम किया जी। तो कैसा लगा आपकी वालदा? बहुत खुश होती हैं। मेरे फादर बहुत खुश होते थे जब मुझे देखते थे कि मैं इतने बड़े बड़े नाम के लोग हैं, जिनके लेजेंड्स हैं हमारे, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत बहुत खुश होते हैं मेरे पेरेंट्स। और मेरी अम्मा देखती हैं, अगर मैं किसी एक टीवी चैनल पे ट्रांसमिशन कर रही हूँ ना, तो सारा दिन हमारे घर पे वही चलेगा। और आपने कितने प्लेस में परफॉर्म किया? 4-5 प्लेस किया मैंने। तो फिर आप उधर ज्यादा दिलचस्पी से काम करती हैं या ये आपको ज्यादा पसंद है? सच कहूँ तो मुझे sports एक्टिंग बहुत पसंद है मुझे। जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मुझे लगता है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है लाहौर में, और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं नहीं जा सकती हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊँ, अकेली रहूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जा सकती। मैंने ट्राई भी किया था, 1-2 हफ्ते के लिए मैं गई थी कराची, लेकिन मुझे रहा नहीं गया। खान साहब जरा बढ़े जादुई संदूक की तरफ। जी ठीक है जी खान साहब, जी। क्या कहते आहा, वाह जी। अरे वाह क्या जी वाह वाह खान साहब। बचपन में मैं बड़े शौक से तख्ती लिखता था, जिसे तख्ती भी कहते हैं। जी आज भी तख्ती ही कहते हैं। ओके जी। तो बचपन में मैं बड़ा शौक से ये लिखता था, और इसको वो जैसे पोचा कहते हैं, पहले वो गाचनी से इसको करना, फिर ऐसे ऐसे करके इसको उसको आना, उसके बाद फिर लिखना। आप तो इसके ऊपर लिख देते होंगे सारे गामा पाधा निसा। जिन जिन बच्चों ने बचपन में तख्ती पे लिखा है उनकी राइटिंग बड़ी कमाल हुई है। क्या कहना है? वो सुरीले होते हैं? वो हाँ, राइटिंग सुरीली हो जाती है। अच्छा वैसे भी आपको पता है खान साहब शौक से वाव लिखते थे। वाव, नून वाव। जी वाव वाव वाव। क्यों? वाव से वेल, वाव से वेल, वाव से वेल। हाँ सर, सबसे ज्यादा वेल कब हुई जिंदगी में आप? सबसे ज्यादा वेल मुझे इस्लामाबाद से हुई है। हाँ जी। हालांकि इस्लामाबाद से तो किसी को कुछ नहीं मिलता। इस्लामाबाद में जब गया हूँ प्रोग्राम करने, तो पहली कवाली की है, कोई वेल नहीं दे रहा। दूसरी कवाली की है, बिल्कुल नहीं। तीसरी खान साहब कवाली पिस्तौल कट ले। पिस्तौल कर दो वेल तुसी की गल है। फिर वेल ही वेल, वेल ही वेल। 3-4 कवालियों के बाद कुछ दोस्त आए हैं। हाँ। उन्होंने बोला जी वो खान साहब नुसरत अली खान साहब का एक कलाम है, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साड़ा दिल मोड़ दे। वाह। वो मैंने सुनाई तो बड़ी उन्होंने वेले दी, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए। 30 से 40 लाख। हाँ जी। हम गलत प्रोफेशन में हैं। ये कभी कभी होता है, हर रोज नहीं होता। तो कभी भी नहीं होता ऐसा। आपको सारे प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट, एवरेज, हर चीज का पता हो, उसके बावजूद भी वेले नहीं। हाँ साहब, ये फरमाइए, ये जो आप वाकया बता रहे हैं 30-40 लाख वाला, इसको कितना अरसा हो गया? 3-4 साल हो गए। आज तक आप भूले नहीं? नहीं, वो बता बोल ही नहीं सकता, बड़ी वेले में। खान साहब ने ना मुकण का वेट किया है 4 साल कि 40 लाख मुकेगा फिर जावांगे, फिर प्रोग्राम पे जावांगे। इसमें जैसे लोगों को पहली मोहब्बत नहीं भूलती ना, ऐसी खान साहब को पहली वेल भूलने वाली नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। बड़ा उन्होंने प्यार दिया माशाल्लाह। या आप पहली मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वेल वाले की बात कर रहे मैं वेल वाली बात। हैं? अच्छा, वेल वाले की बात कर रहे हैं। मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं। जब इतनी वेले जो हुई मनी, है इस्लामाबाद में, जब उसकी बात मनी है। इस कदर इन्वॉल्व हो तो प्यार कहाँ याद रहता है महबूब फिर? की ऐसी की तैसी है। असमा, कभी आपने मोहब्बत की? नहीं, अभी तक तो ऐसा हादसा नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं बहुत शायद मैं ये भी कहना चाहूंगी बदकिस्मत हूँ इस बारे में। मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता उस तरह से।
अगर लग भी जाए कोई अच्छा तो 1-2 दिन के लिए, या ऐसा नहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत प्यार हो गया था और रह नहीं पाए थे, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी। हाँ, तो इसमें कोई बदकिस्मती की बात नहीं है, अभी उम्र पड़ी है आपको, तो अल्लाह ने चाहा आपको ऐसे लोग भी अच्छे लगेंगे जो 2 दिन से ज्यादा तक अच्छे लगते हैं। स्टेबल तो रहेंगे। हमारी दुआ है आपके लिए। तो ये मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। जिंदगी ना उससे पहले ऐसी होती है ना उसके बाद ऐसी होती है जैसी मोहब्बत के दिनों में होती है। वो मेरा शेर है ना कि इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, वाह। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है, वाह। तो सब कुछ बदल जाता है। क्या क्या और जरा मोहब्बत को भी एज अ टेस्ट मैच समझें, 5 दिन तक चलाएं। हाँ, 2 दिन में ना हिम्मत आ भाई T20 से निकले हैं। अगला नहीं चला पाते हैं ना, मसला हो जाता है फिर। अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब हुई लेकिन चली नहीं। बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह है अभी। अच्छा, हाँ, बस चल रही है, कोशिश कर रही है, चलेगी इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान की टीम तो किसी वक्त भी कप उठा लेती है। हम भी दुआ है कि जल्दी कप उठाए। बहुत अच्छे भाई, इस्मा के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं। खान साहब, वो गाना जो आपको पहली मोहब्बत से ज्यादा अजीज है, जिसके तुफैल आपको 40 लाख रुपए मिल गए, तो मैंने कहा हमें भी सुना दे फिर। पर यहाँ से कुछ नहीं मिलना। कैश नहीं देंगी, अलबत्ता ये आपको जरूर बता देंगी कि सबसे कम टोटल जो है ना वनडे में वो किस टीम का है दुनिया में। गालिबन जिम्बाब्वे ने 34 या 35 रन स्कोर किए थे एक इनिंग में। जी 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 34-35 से तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। पर देखो साढ़े को तो रिकॉर्ड ही नहीं, साढ़े को तो रुपये कोई नहीं। सही हाँ सर, देखो रिकॉर्ड हस्ते में ना बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। बिल्कुल ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ। लो जी है फिर थोड़ी मेहनत दी नजर है। बिस्मिल्लाह। वाह आज को दिल सी वाह ओ भी सजना दी सरकार तो सदके कर छड़िया वाह। मैथों इजराइला की मंगना है तन यार तो सदके कर छड़िया जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे ए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे ए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। इंज दूर दूर रह के नहीं हो झट लंघना इंज दूर दूर रह के नहीं हो झट लंघना आसा दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना आसा दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना ए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ओ ए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते भी साडा दिल मोड़ दे निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते भी साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी साडा दिल मोड़ दे। बहुत अच्छे, क्या कहने खान, क्या कहने। थैंक यू। और खान साहब याद करें उस वक्त को जब आपने गाया था और आपको 40 लाख रुपए हुए। कमाल बात है ना, मगर आज देखें हम आपको उससे डबल दाद दे रहे हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काले खान भाग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इस्मा असलम साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी रेडी है भाई दोनों? जी 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 है खान साहब, कुछ भी पूछ लेती है पब्लिक? जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जवाब। वाह, सबसे मुश्किल फरमाइश जिंदगी में आपसे जो की गई हो? मुझे इनवाइट किया गया इंडिया में, वहाँ के गवर्नर थे
उत्तराखंड के, अच्छा। अजीज कुरैशी साहब के पास। तो ये गालबन 2013 की बात है। तो जब गए तो वो कहते हैं कि बेटा मैं तो सिर्फ फारसी कलाम सुनता हूँ। मैंने उनको 3-4 घंटे फारसी कलाम सुनाए और ये बहुत मुश्किल था। और आपकी फारसी कलाम की तरबियत की है? हाँ जी, आपने वो बुजुर्गों मैंने ने? बड़ी मेहनत की है, इसलिए फिर वाह। वहाँ मेहनत काम आ गई। वाह। हज़रत अमीर खुसरो का कोई कलाम याद है आप? हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं पेश करता हूँ। बताओ। दो आलम बका कुल गिरफ्तार दारी, बाहर मुंह हजारा से आकारदारी, जे सरता बापा रहमतिया मोहम्मद, नजर जान दे हर गुनाहगार दारी। नमीदा नमचे मंजिल बूद, नमीदा नमचे मंजिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, परी पे कर निगारे सर्व कदे लाला रुखसारे, परी पे कर निगारे सर्व कदे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद, सरापा आफते दिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, सरापा आफते दिल बूद, खुदा खुद मीरे मजलिस बूत अंदर लामका खिसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूत अंदर लामका खिसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, शब जा दे के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद, शब जा दे के मन बूदम। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हाँ साहब क्या कह रहे? कितने अरसे आपने नुसरत अली खान साहब से सीखा? मैं बचपन में मेरे फादर खान साहब के साथ ही होते थे। 25 साल आपने कहा उनके हाँ साथ जी, थे। 25 से 30 साल का अरसा मेरे अबू ने सेकंड हारमोनियम पर, एक हारमोनियम पर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के फादर बैठते थे, उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली खान साहब, और सेकंड हारमोनियम पर मेरे फादर ने, आप कोई भी कव्वाली देखें तो साथ बैठ के उन्होंने बड़ा बहुत गाया, बड़ा अच्छा गाया। तो मेरी 7-8 साल की उम्र थी जब खान साहब ने पर्दा किया। तो बस छोटा सा होता मैंने खान साहब को 3-4-5 दफ़ा, इससे भी ज़्यादा दफ़ा मैंने खान साहब की हाज़िरी किया, सुनाया सामने बैठ के। तो बड़ी उन्होंने कोई दाद दी। खास बात वाकया खान साहब का को जो आपके हाफजे में रह गया हो? वो ये है कि मैं एक खान साहब की ट्यून मैं खान साहब को सुना रहा था, तो खान साहब ने अपनी जेब से ना मुझे ना 1000 का नोट निकाला और वो मुझे इनाम में दिया था। ये मेरे लिए बड़े एजाज। याद है आपको कौन सी ट्यून थी वो? हाँ जी, मुझे याद है, मैं पेश करता हूँ जी। किथे जावा बोलना किन्नू दसा की करा, किथे जावा बोलना किन्नू दसा की करा, आई यादा तेरिया तू मेरे कोल ना, किथे जावा बोलना किन्नू दसा की करा, आया यादा तेरिया तू मेरे कोल ना, किथे जावा बोलना दसा की करा। ब्यूटीफुल। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने जी।
खान साहब सुना है कि परफॉर्म के दौरान अगर आपके आगे से काली बिल्ली गुजर जाए तो आप परफॉर्म करने से मना कर देते हैं और कहते हैं होने तो कोई करा लो। नहीं, ये बात नहीं है, हम बिल्ली को रोक देते हैं परफॉर्म करने से पहले कि हम भी पहले गा ले रहे तो फिर गुजर जाना। बड़ी अतात गुजार बिल्ली है आपकी जिंदगी में। आपके आगे से काली बिल्ली गुजर जाए तो आप अपना कमेंट्री करती रहती हैं या रोक देती हैं? नहीं, मैं करती रहती हूँ, बिल्ली नहीं रोक सकती मुझे। बिल्लियां तो क्यूट होती हैं, प्यारी होती हैं, गुजरने दें उनको जहाँ से गुजर रही हैं। वो शफीकुर रहमान साहब ने यही लिखा है एक जगह, कहने लगे कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है और इसका कोई मकसद नहीं है, इसका सिर्फ ये मकसद है जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऐसे वो भी कहीं जा रही है। जी भाई। इस्मा साहिबा, कभी ऐसा हुआ हो किसी क्रिकेटर की बैड परफॉर्मेंस पर आपको गुस्सा आया हो और आपने लाइव प्रोग्राम में उनको बुरा भला कहा हो और उसका नतीजा क्या हो? बुरा भला तो जाहिर है टीवी है, आपको सोच समझ के बात करनी पड़ती है। हाँ, ऑफ द कैमरा मैं कह दूंगी कुछ भी। बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन जाहिर है ख्याल करना पड़ता है आपको। सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी के ऊपर गुस्सा आया इस अरसे में आपको? रिसेंटली मोहम्मद आमिर, मुझे लगता है वो एक ऐसा स्टार थे जिनकी जर्नी को मैंने आप कहें कि फॉलो किया है। जब उन्होंने खेलना शुरू किया, उसके बाद जो उन पे बैन लगा, उस बैन के बाद भी आई वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मुझे लगता था कि वो एक ऐसा टैलेंट है कि उनको वापस आना चाहिए, जो गलती हुई हमें माफ करना चाहिए उनको, और लोगों ने किया, लोगों ने उनको वैसे ही एक्सेप्ट भी किया। पर अगर एक प्लेयर वो सारे प्यार मोहब्बत को, जो आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे और उसको लगे कि हाँ मेरा तो बनता है, तो फिर आपको दुख होता है। मुझे बहुत दुख है उनके कुछ डिसीजंस की वजह से। जैसे उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी, मुझे लगता है उनका नहीं बनता था। 27 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट से। 27 साल की उम्र में पीक होता है आपका, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही आपको टेस्ट मैच खेलने के लिए? तो मुझे लगता है कि उनको हमारी आवाम ने, पाकिस्तानी आवाम ने बहुत प्यार दिया, लेकिन वो उसका मान नहीं रख सके। उसके बाद अभी जब वर्ल्ड कप में वापस आया, उससे पहले जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ था, वो टीवी चैनल पे बैठ के प्लेयर्स के खिलाफ बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि नहीं बनता आपका, जब आप अपने गिरबान में भी झांकें कि आपने क्या किया है और उसके बाद लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया है, उसके बाद आपकी डिमांड्स नहीं बनती कि बोर्ड में इस कोच को हटा दें तो मैं खेलूंगा, या मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे क्या खेलना है, या मुझे सिर्फ T20 या लीग्स खेलनी है। तो मैं काफी डिसअपॉइंट थी, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो किया था, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो मैं डिसअपॉइंट हूँ उनसे थोड़ा। और सबसे ज्यादा किस प्लेयर ने खुशी दी, जिसकी जर्नी को आपने देखा हो कि हाँ उसने बहुत ग्रो भी किया, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा किया, इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा किया, अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छा किया सोसाइटी में? अभी अगर हम इस लॉट की बात करें जो टीम खेल रही है, तो मुझे लगता है नसीम। अच्छा, मुझे लगता है नसीम शाह, जो है ना, वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं गेम में। अपने लोगों को कमिटेड देख के अच्छा लगता है ना। जी काले खान साहब, आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, ये किसने रखा था? ये निकनेम है या शनाख्ती कार्ड पर भी यही नाम है? जो मेरा पहले माँ बाप ने नाम रखा था वो था नज़ाकत अली। अच्छा। तो जब मैं छोटा सा होता खान साहब के पास गया हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास, मेरा नाम फिर खान साहब ने काले खान भाग रखा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने रखा? उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने, क्योंकि मेरे फादर का नाम अता फरीद भाग है ना। ठीक है। तो मेरा फिर नाम खान साहब ने रखा है काले खान भाग, इसका नाम रख दो। तो मेरे शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे, सब कागजात पे ये काले खान भाग ही है। फिर काले खान भाग। जी, बहुत अच्छे। इसमें आप हमारी मेहमान है, कुछ सुनना चाहेंगे खान साहब से? हाँ, मैं एक कलाम सुनना चाहूंगी, किसे दा यार ना बिछड़े। वाह वाह, 2 दिन के अंदर जी। किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े।
इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। परिरे सारे निसारे निदावा, परिरे रानी पागा मामा मेरी सारे दा, दादा गामा पारे रे मामा मेरी सा। रोग जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई सारा रोग ही जलेदा मार मुकावे, सुख दा कोई सारा दुख लांदे ने दिल विच डेरे, चारे पासे दिसण हनेरे, दुनिया विचरे नहीं परवाह, दुनिया विचरे नहीं परवाह, दिलदार ना विचरे किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। क्या कहना, वाह, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम काले खान भाग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इस्मा असलम साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और इस्मा और खान साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरे फादर के हवाले से है एक रिग्रेट। उनकी डेथ हुई, वेरी सैड, आई एम सॉरी। तो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। मैं उनकी एक ही बेटी थी, और फिर आपको पता है बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मैं आई थिंक 9-10 साल की थी जब तक मैं उनकी बाजू पे ही सोती थी, तकिए पे नहीं सोती थी मैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना प्यार होगा उनको मुझसे कि वो पूरी रात मैं उनकी बाजू पे सो रही हूँ, और वो ऐसे ही मेरा इतना ख्याल रखते थे मेरे वालिद के अगर मैं कहीं लेट हो रही हूँ स्कूल कॉलेज से तो मेरे कपड़े तक आयरन कर देते थे। मतलब इतने अच्छे थे वो, इतना प्यार मोहब्बत करते थे मुझसे। तो मैं भी उनकी बहुत बात सुनती थी। मतलब मेरा और फादर का रिलेशन अलग ही था। अम्मी कभी कभी कहती थी कि तुम अब बस अपने अब्बू की हो। उम्रा करने गए हुए थे सब लोग, तो जब हम लोग उम्रा पे थे तो सब उम्रा परफॉर्म कर लिया, हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। तो अब्बू को ना लगा कि हम मदीना में सही रुके नहीं हैं। मेरे अब्बू माशाल्लाह बहुत तहज्जुद गुजार और आशिक रसूल उस तरह से थे, बहुत रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो अब्बू को लगा कि हम मदीना में रुके नहीं क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी एक दिन पूरा। अब्बू ने कहा कि मुझे वापस जाना है। तो मेरा रिग्रेट है कि मुझे ना उस वक्त लेके जाना चाहिए था अब्बू को। मैंने अब्बू को बोला अब्बू जी अगले दफ़ा जब आएंगे ना तो फिर चले जाएंगे मदीना। फिर वो जब बीमार थे थोड़ा, बस उनको बुखार ही था, तो मैं तो सोचा भी नहीं था बिकॉज अब्बू मेरे बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल हेल्दी थे, कुछ ऐसी वजह लग नहीं रही थी, बस उनको बुखार था। तो वो कह रहे थे कि मुझे दबाओ। जब उनको बुखार होता था तो कहते थे मुझे दबाओ, तुम दबाओगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने दूसरा उम्रा किया था, मैंने थोड़ा सा दबाया तो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे वो। तो मैं इतना थकी हुई थी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, तो मैंने ना ऐसे कहा अब्बू जी, मतलब जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में, बाद में सुनूंगी, ऐसा मैंने कह दिया। तो उसके बाद उनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। उनको वॉमिट्स होना शुरू हुई और उसके बाद 3-4 दिन वो बीमार रहे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरा। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे और मैंने उनको मना कर दिया। तो मैं बस अभी तक 1 साल होने को है और मुझे लगता है कि काश वो वापस आ जाएं और मुझे कहें जो उनको कहना था। और मुझे लगता है कभी कभी ज़िंदगी बहुत अनफेयर होती है
कभी सोचा नहीं था फादर इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो वो एक रिग्रेट है मेरी ज़िंदगी का जो शायद हमेशा रहेगा साथ। मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या कहना चाहते थे। और जब हॉस्पिटल में थे उनको हमने प्लेन में बोर्डिंग के बाद उनकी तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हुई थी, बेटर होने लगे थे। फिर बस भाई रुके वहाँ पे अबू के साथ। मैं जो आपके पास समझ पा रहा हूँ, इंतकाल मक्का शरीफ में हुआ या यहाँ? मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था, उनकी नमाज जनाजा भी हरम में हुई थी। और अब फिर हम उनकी डेड बॉडी को यहाँ लेके आए थे। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। बट अल्लाह के प्यारे लोग जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे अब्बू को हम वापस ला रहे थे तो अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि उनको वापस ले जाया जाए। तो जैसे प्लेन से उनको वापस उतारा गया और हम जद्दा में थे, जद्दा से फ़्लाइट थी, लेकिन वहाँ पे कोई रीज़न थी कि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। तो कोई वीज़ा के इश्यूज़ थे। उन्होंने कहा कि इनको वापस मक्का ले जाना पड़ेगा। तो मक्का फिर अब्बू को ले जाया गया और वहाँ पे 2 दिन वो बीमार रहे और वहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो इंतकाल मक्का में हुआ? मक्का में हुआ उनका इंतकाल। लाजवाब। देखिए, वालिद का जाना तो हम सब समझ सकते हैं किस कदर आप, यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह। मगर देखिए, एक इसका पहलू ये है कि कोई भी मुसलमान जो है उसके लिए दुनिया से जो जाता है, अगर मक्के में या मदीने में उसका इंतकाल होता है, बात है कि वो बिल्कुल ही उसकी कैफियत ही एक और होती है। 3 दिन लगे थे अब्बू की बॉडी को यहाँ लाने में। 13th को उनकी डेथ हुई थी, 17 को हम वापस ला सके थे। लेकिन वो भी सब लोग कह रहे थे कि आप वापस क्यों लेके आए हैं, वहाँ पे जन्नतुल मौला में आपको तदफीन करनी चाहिए थी। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि अभी क्या होता है कि अगर 1-2 दिन के बाद मुझे फ़ील होता है तो मैं कब्रिस्तान चली जाती हूँ। मैं ज़िंदगी में उससे पहले शायद ही कभी कब्रिस्तान गई हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता। शायद मेरी फूफो की डेथ हुई थी तो मैं 1 दफ़ा गई थी। लेकिन उसके बाद जो आपका प्यारा कोई होता है कब्रिस्तान में, तो आपको ना तो कब्रिस्तान से डर लगता है, आप रात को चले जाते हैं, आप सुबह चले जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई प्यारी चीज़ है यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे जिनके ऊपर ख़ुद वो नहीं गुजरा। अल्लाह ना करे कभी किसी पे ये वक्त गुजरे, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि आपके कोई पेरेंट्स में से एक चला जाए और आपने सोचा ना होता ना, बीमार होते हैं, कोई साल लोग बीमार रहते हैं, 6-6 महीने रहते हैं। तो आप मेंटली थोड़ा सोचते हैं कि यार ये इतनी तकलीफ़ में है, तो आप अपने पैरों को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। तो मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं था कुछ, बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। वो मक्का में भी हमारा इतना ख्याल रखते थे। दिसंबर का मौसम था, लेकिन मक्का में ज़ोहर के वक्त बहुत गर्मी होती थी। तो हम नमाज़ पढ़ के आते थे ना, तो मेरे अब्बू पानी की बॉटल्स हम लोगों के लिए लेके आते थे, सबके लिए। तो एक दिन पहले भी, बुखार से एक दिन पहले भी कोई 10-12 पानी की बॉटल्स हमारे लिए लेके आए। मतलब बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल फिट थे। तो वो अचानक से जो चले गए हैं ना, तो कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं। और फिर जब आप बैठते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं वो चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे, तो फिर वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से हिट करती है आपको। तो उसके बाद जितनी भी खुशियाँ आई, ईदें आती हैं, उसके बाद मेरे भाई, माई यंगर ब्रदर गॉट मैरिड लास्ट वीक। तो लोग कहते हैं कि आपको दुख में अपने जो चले जाते हैं वो याद आते हैं। मुझे लगता है नहीं, खुशी में याद आते हैं। सही कह रही हैं आप। खुशी में याद आते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं वो हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। उनकी प्रेजेंस को आप मिस करते हैं। खुशी खाली खाली लगती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि सब इनकम्प्लीट है। अब जैसे सब कुछ इतना परफेक्ट था, बट अब मैं रोज़ यही सोचती थी कि काश मेरे अब्बू होते, काश मेरे अब्बू होते, वो कितना खुश होते। वो बहुत खुश अखलाक इंसान थे। मैं जब भी उनको याद करती हूँ, रोज़ ही याद करती हूँ, हर वक्त याद करती हूँ, लेकिन उनका जो चेहरा है वो स्माइल करते हुए मेरे माइंड में आता है हमेशा, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और अपने डेथ बेड पे भी जब थे तो उनको देख के लगता था कि मुस्कुरा ही रहे हैं। तो बस वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरी ज़िंदगी का। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपको जब कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उनको टालना नहीं है कभी, बिल्कुल कभी नहीं टालना। आपको नहीं पता अगला लम्हा आप उनके साथ हैं या नहीं। कभी मुझे नहीं लगा था कि ऐसा लम्हा आएगा जब मैं उनके साथ नहीं होंगी। ये जो आप बात कर रही हैं ना इस्मा, इस हवाले से अक्सर मैं अकायद दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करता हूँ, और अपने बुज़ुर्गों के हवाले से कि भाई हम सोचते हैं बात को अच्छे, सुबह बात कर लेंगे, सुबह सुन लेंगे, सुबह कह लेंगे। तो आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि अगर मेरी वालदा हयात होती अब और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, आप तसव्वुर कीजिए कि अकायद दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़, आपने फरमाया मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती
तो मैं नीयत तोड़ता और मैं कहता कि जी अम्मी। तो उससे हमें बड़ा वाज़ेह एक पैगाम मिलता है कि कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बुज़ुर्ग ही नहीं कहे, हम में से सबके बुज़ुर्ग जो हैं वो जब आवाज़ दें तो वो हमारी तरजीह होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़। वरना कभी कभार ऐसा इंसान सोचता रह जाता है कि क्या कहना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो जिस तरह से मोहब्बत से आपने ज़िक्र किया अपने वालिद का और जिस किस्म का ताल्लुक़ आपने बताया, जैसी शख्सियत आपने उनकी बयान की, तो ये जो आपकी जर्नी थी, जब आपने काम शुरू किया, फिर आपको कामयाबी हासिल होना शुरू हुई, तो क्या उनके जज्बात होते थे जब उन्होंने पहली मरतबा आपको देखा किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा होना, फिर परफॉर्म करना या कामयाबी की तरफ जाते देखना? अब्बू खुश होते थे। मुझे उन्होंने कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा, बट मेरे अब्बू जब चले गए इस दुनिया से तो मेरी कज़न हैं वो आई थी घर पे और मुझे बता रही थी कि अब्बू क्योंकि बहुत रिलीजियस थे, तो मेरी कज़न ने बोला, उनके चाचू थे मेरे अब्बू, तो उन्होंने बोला चाचू आपको कभी नहीं लगता कि इस्मा टीवी पे काम कर रही है और आप तो इतने नमाजी परहेजी हैं और आप तो बड़े मौलवी तबीयत है आपकी। तो अब्बू ने कहा नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बेटी में इतना कॉन्फिडेंस है कि बड़े लोगों के सामने बैठ के बात कर सकती है और इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे तो फ़ख्र होता है उस पर। तो ये उनके जाने के बाद मुझे पता चला। हाँ साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा? सबसे यादगार लम्हा वो 40 लाख खाला होना वही चाहिए वैसे। वो भी है, लेकिन जब मेरी शादी हुई है, अच्छा, तो सबसे पहले मेरे घर सबसे पहले बेटी पैदा हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो शादी यादगार लम्हा है कि साहबजादी यादगार लम्हा है? शादी तो होती रहती है। क्या कहने, बेटी रहमत होती है जी, वो यादगार है, बेटी रहमत होती है। हाँ, बीवियां भी कभी कभी रहमत होती है। वो अपने बाप के लिए। हैप्पीएस्ट मोमेंट जी आपकी जिंदगी का? सब मुझे जज करेंगे इस बात पे, लेकिन मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक का मुझे लगता है जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है। तो मैं क्योंकि क्रिकेट फैन हूँ, आप लोग यकीन नहीं करते इस बात का, लेकिन मेरे ख्वाबों में मैं देखती हूँ कि इंडिया की टीम कज़ाफी में खेल रही है और मेरे पास टिकट नहीं है। इस तरह की बेचैनी है मेरी क्रिकेट को लेके। पेसिमिस्टिक किस्म की अप्रोच है आपकी। मैं हमेशा ये ख्वाब, बहुत दफा मैंने ये ख्वाब देखा है कि जब वो टीम खेल रही है यहाँ पे, पाकिस्तान आ गई है, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। जब वो खेलने आएंगे आप वहाँ ग्राउंड में मौजूद होंगे मैं और आप इंशाल्लाह प्रेजेंट कर रही मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी? तल्ख तरीन याद अभी तक तो वही है, मेरे फादर वालिद साहब जब वो दुनिया से चले गए। मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो टाइम था, जैसे आपने कहा, वो एक टाइम होता है ना, एक दिन होता है, आपके प्यारे चले जाते हैं, वो एक दिन का वक्फा होता है। उस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन उनको आपने ज़मीन के सुपुर्द कर दिया, लेकिन हमारा वो जो ग्रीफ पीरियड था ना, वो बढ़ता गया, क्योंकि मक्का में उनकी डेथ हुई, फिर उनको वापस लाना वो एक मरहला था। मेरे भाई वहाँ पे थे, घर की सारी ख़वातीन यहाँ पे थी, तो मुझे लगता है वो इतना शदीद गम था ना मेरी ज़िंदगी में, वो टाइम पीरियड। मुझे लगता है वो बहुत तल्ख है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, उसके बराबर दुख नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि वो एक लंबा टाइम, 4-5 दिन आप वेट कर रहे हैं कि आपके फादर चले गए हैं और वो सर्द खाने में हैं क्योंकि पेपर वर्क हो रहा है। मुझे लगता है उससे तल्ख नहीं हो सकता कुछ मेरे लिए ज़िंदगी में। और मेरे अब्बू को ठंड लग रही थी फिर जब वो बीमार थे हॉस्पिटल में, मेरे दिमाग में 4-5 दिन वही घूम रहा था कि मेरे अब्बू को ठंड लग रही थी जब वो हॉस्पिटल में थे, तो अब हमने उनको सर्द खाने में रखा हुआ है। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे लगता है दुनिया में कुछ सारी दौलत मेरी चली जाए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, वो सबसे ज़्यादा तल्ख चीज़ है जो मेरे साथ हुई है अब तक। अगेन एक पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आपके बुज़ुर्गों को जवार रहमत में जगह दे, आपको सब्र जमील अता फरमाए। आदमी स्पीचलेस हो जाता है बाज़ औक़ात अगर आपको किसी के प्यारे के हवाले से पुरसा देना हो, और बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और खान साहब, क्या प्रोग्राम के आखिर में कहेंगे? जी, मैं एक पंजाबी पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह मैडम जी बता रहे, अपने फादर का बता रहे, बिछड़ गए हैं, जी जी जी, तो इस हवाले से मैं एक पंजाबी कलाम पेश करता हूँ।
ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਮੁਖ ਪਰਤਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਲ ਉਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਗੀ ਟਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਈਦਾ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੇ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਿਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮਾਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ